देखिए, अगर इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ लब खोलेगा कौन? अगर ये ताऊ नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? जो लोग तय करते हैं, कभी उनके बाप दादा ने खेती का एक हल नहीं पकड़ा, वो लोग किसान की फसल का सारा खर्चा वर्चा निकालते हैं। फसल बीमा किसान का को मिलता ही नहीं है। जब भी आपदा आती है, किसान को 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये का चेक मिल जाता है। तो ये किसान के फसल बीमा की व्यवस्था है। 26 चल रहा है, किसान की आय दुगनी तो हुई नहीं, किसान की के खर्चे और लागत वो दुगनी हो गई। जिस तरफ इसको ज़मीन लेनी होती है, उस तरफ ये सर्किल रेट नहीं बढ़ाती। काफ़ी टाइम से किसानों की ज़मीन के सर्किल रेट नहीं बढ़े, तो ये वहाँ पे बेनामे बंद कर देती है। जब मुआवजा लेने जाओ तो जहाँ से चेक मिलता है 1% वो लेता है। ये तय है 1 से 2% वो काटेगा नहीं, चेक नहीं बनाता। योगी जी की सरकार पे अब भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बन चुका है ये। देखिए, सबसे भ्रष्ट प्रदेश इस समय अगर है तो उत्तर प्रदेश है। आपने देखा कितनी टंकियां, पानी की टंकियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ करके गिर गई। किसी एक अधिकारी को आपने जेल जाते देखा क्या? कितने पेपर लीक हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई एक अधिकारी जेल जाते हुए देखा क्या? हम सोचते हैं आपसे हमारी अच्छी दोस्ती है, आप चुनाव में खड़े हैं, हमने आपको वोट दे दिया। हम ये देखते ही नहीं कि आपकी जिस पार्टी से आप हैं, उस पार्टी में आपकी कुत्ते जितनी भी हैसियत नहीं है, तो आप हमारी क्या मदद करेंगे? किसान के खाद का कट्टा जो 50 केजी का था, वो आज 40 केजी का हो गया। तो 10 किलो किसान की वहाँ चोरी कर ली। और जो किसान का धान 1888 में बिकता था, वो 800 और 1000 में बिक रहा है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। राघव चड्ढा हैं, कितना बोलता था कि समोसा सस्ता कराना है, मुझे चाय एयरपोर्ट पे सस्ती करानी है, मुझे जो ये नेट है इसमें लूट हो रही है, टेलीकॉम कंपनियां लूट रही हैं, इस पर कितना बोलता था। और आज देश के 22-23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया इस नीट की परीक्षा में। क्या एक शब्द उसके मुंह से निकला? इसे कहते हैं गुलामी। ये है गुलामी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पे। और हम हैं अभी हरिंदर ताऊ के साथ, आप देख रहे हैं। और आज गाज़ियाबाद में किसान महापंचायत जो है लगी हुई है और 46 डिग्री तापमान में वो पंचायत चल रही है। ताऊ जी की थोड़ी तबीयत जो है नरम, इस कारण वो अब आ गए हैं और हम वहाँ पे उनसे बातचीत नहीं कर सके। और क्या कारण है कि फिर से किसान महापंचायत और सरकार आमने सामने आ गई है, इन मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो इस सरकार में सुलझ नहीं रहा है। ताऊ जी, क्या हो जा रहा है कि बार बार किसान और सरकार आमने सामने फिर से आ गए हैं? देखिए, सरकार और किसान ये दो पहलू हैं। सरकार चाहती है किसान की ज़मीन छीनना और किसान चाहता है अपनी ज़मीन बचाना। लड़ाई यही है। अभी यहाँ गाज़ियाबाद के अंदर लगभग 4 जगह धरने किसानों के चले हुए हैं और चारों जगह मुद्दे एक ही हैं कि किसानों की ज़मीन ले लेते हैं, सरकार अधिग्रहण कर लेती है, उसका सही मुआवजा नहीं दे पाते, और जो 10% एक डेवलप करके किसान को प्लॉट दिया जाता है उसकी ज़मीन का, वो नहीं दे पाते। और अगर किसान अपनी बात रखता है तो ये बिल्डर लोग जो हैं उसे बुला लेते हैं, फोर्स को, और फोर्स भी आकर के किसान को ही दबाना चाहती है और किसान पर ही मुकदमे दर्ज कर देती है। तो ऐसा इसीलिए किसान आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इस सरकार में किसानों को जितना सुविधा दिया गया है, पिछले 70 सालों में वैसा कभी हुआ ही नहीं। किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, फसल बीमा योजना चल रही है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी सरकार में। देखिए, सबसे पहले किसान सम्मान निधि की बात करते हैं आप। किसान सम्मान निधि पहले जब शुरू हुई थी तब लगभग 12.5 करोड़ किसानों को मिलती थी देश के अंदर, और आज लगभग 8.5 और 9 के बीच में मिलती है। तो ये बीच के किसान कहाँ चले गए? उसके बाद आप 2,000 रुपये हर 4 महीने में आप देते हैं, साल में 6,000 रुपये देते हैं। और किसान के खाद का कट्टा जो 50 केजी का था, वो आज 40 केजी का हो गया। तो 10 किलो किसान की वहाँ चोरी कर ली। और जो किसान का धान
1888 में बिकता था वो 800 और 1000 में बिक रहा है। किसान की मक्का 1000-1200 रुपये में बिक रही है। तो ये जो सब है, किसान ये कहता है कि इस सम्मान निधि को आप अपने पास रखिए, किसान को उसकी फसल का MSP पे गारंटी का कानून दे दीजिए। क्योंकि आप देखना, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर आप भी कुछ भी खरीदने जाइए, उस पे MRP होता है। किसान की फसल का MRP नहीं होता, सरकार उसके तय करती है, जो तय कर देती है उसको किसान मान लेता है। और जो लोग तय करते हैं, कभी उनके बाप दादा ने खेती का एक हल नहीं पकड़ा, वो लोग किसान की फसल का सारा खर्चा वर्चा निकालते हैं। फिर भी किसान मजबूर है कि चलिए जो तुमने तय कर दिया उसको गारंटी कर दीजिए कि इससे कम में हमारी फसल ना बिके। तो बताइए किसान ने क्या गलती कर दी? नहीं करती। दूसरा आपने कहा फसल बीमा। फसल बीमा किसान को मिलता ही नहीं है। जब भी आपदा आती है, किसान को 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये का चेक मिल जाता है। तो ये किसान के फसल बीमा की व्यवस्था है। तीसरा आपने कुछ और कहा था, किसान किसान की आय दुगनी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था, यही नरेंद्र मोदी ने 2017 में, कि 2022 होगा, ये मेरा वादा है, मैं सौगंध लेता हूँ 2022 तक किसान की आय दुगनी कर दूंगा। भाई साहब, आज कौन सा सन चल रहा है आप ही बता दें, मैं पत्रकार से ही पूछूंगा। अब तो 2026 है, 27 आने वाला है, और 27 में चुनाव भी है। 27 आने वाला है, 26 चल रहा है, किसान की आय दुगनी तो हुई नहीं। किसान की के खर्चे और लागत वो दुगनी हो गई। पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ ही गया है, 10 दिन में 4 बार बढ़ गया है। देखिए, लोग कहते थे, मुझे तो पता नहीं, कि देखिए मोदी ने पेट्रोल के डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। मैं 14 तारीख को दिल्ली था और मैंने तभी कहा था कि कल आखिरी दिन है, 15 तारीख को रेट बढ़ेंगे। रेट बढ़ गए। मैंने ये कहा था ये पहली किस्त आई है, अभी किस्तें बहुत आएंगी। जब तक 25 से 30 रुपये इस पेट्रोल और डीजल पर नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये किस्तें आपको देनी पड़ेंगी। ये वो है, पेट्रोल और डीजल जोर का झटका जरा धीरे से लगे, ये वो काम। मुआवजा में आखिर दिक्कत क्या हो रही है? सरकार बोलती कि मुआवजा हमने दे दिया है, कुछ किसानों का मुआवजा बाकी है। इसको लेके बार बार जो है किसान ये जो धरना प्रदर्शन करते हैं वो ठीक नहीं है। देखिए, किसान की जो ज़मीन है वो ऐसा तो है नहीं कि बारिश में ख़राब हो गई, फसल तो है नहीं, वो तो एक ज़मीन है। अगर ये ज़मीन है इस पे भी मकान बनेगा और ये ज़मीन है इस पर भी मकान बनेगा। आप इसको भी अपने रेट पे बेचते हो, इसको भी अपने रेट पे बेचते हो। तो ऐसा क्यों है कि एक किसान की खेत की कीमत तुमने कुछ और लगाई है, दूसरे किसान के खेत की कीमत कुछ और लगाई है? ज़मीन तो ज़मीन है, इस पर लड़ाई है। जो 10% का वो है डेवलप करके जो उसको प्लॉट दिया जाता है, वो नहीं दे रहे। ये सर्किल रेट का चक्कर क्या है? जो सर्किल रेट ग्रामीण रेट से लगना है जो आपको, और एक शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। देखिए, सर्किल रेट क्या है, गवर्नमेंट एक तो सर्किल रेट नहीं बढ़ाती। जिस तरफ इसको ज़मीन लेनी होती है उस तरफ ये सर्किल रेट नहीं बढ़ाती। काफ़ी टाइम से किसानों की ज़मीन के सर्किल रेट नहीं बढ़े, तो ये वहाँ पे बैनामे बंद कर देती है। ज़मीन तो एक्वायर करेगी, आज आपकी ज़मीन पर बैनामे होना बंद हो जाएगा, और ये करीब 3 साल बाद उस ज़मीन को एक्वायर करेगी। तो 3 साल में रेट बढ़ते हैं, उसके बाद किसान को कम मुआवजा दिया जाएगा। जबकि नियम है कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ सर्किल रेट का डबल दिया जाएगा, दुगना दिया जाएगा, और जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ सर्किल रेट का 4 गुना दिया जाएगा। और इस पे और अन्य बहुत खर्चे लगते हैं जो सरकार देती है किसान को, लेकिन देना नहीं चाहती, वो देती नहीं है। किसान को भी बेचारे को पता नहीं है बहुत चीज़ों का। जो हमारे नेता हैं ये सब लोग जानते हैं, तो ये उनके लिए लड़ते हैं, और जब लड़ते हैं तो ये कहते हैं कि किसान तो सड़क पे आ गया। देखिए, आज किसान के पास अगर 10 बीघे ज़मीन है, वो उसकी आजीविका है, और अगर वो आपने आज ले ली तो ख़त्म।
इस 46 डिग्री में किसान बैठे हुए हैं और कुछ किसानों से हमने बात की तो वो बता रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र का जो ज़मीन होता है उसको ये शहरी बना देते हैं सर्किल रेट कम करने के लिए। तो क्या कुछ ऐसी बात है? बिल्कुल है। ये जो ये लड़ रहे हैं, जो आज की पंचायत में थे, ये सब किसान जो हैं वे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, लेकिन इनकी ज़मीन को सबको शहरी बना रखा है। लड़ाई यहाँ है। और जो शहरी भी बनाया तो उसका मुआवजा ठीक नहीं देते। जब मुआवजा लेने जाओ तो जहाँ से चेक मिलता है 1% वो लेता है। ये तय है 1 से 2% वो काटेगा, नहीं चेक नहीं बनाता। योगी जी की सरकार पे अब भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति है उत्तर प्रदेश में, उत्तम प्रदेश बन चुका है ये। देखिए, सबसे भ्रष्ट प्रदेश इस समय अगर है तो उत्तर प्रदेश है, सबसे भ्रष्ट। कोई आंकड़ा देंगे या बस आप कह देंगे? बिल्कुल आंकड़ा दूंगा। आईटीबीपी का जवान अपनी माँ को भर्ती कराता है सांस की प्रॉब्लम से, और डॉक्टर उसकी माँ का हाथ काट देते हैं। 3 दिन तक वो हाथ आइस बॉक्स में रख करके अधिकारियों के चक्कर काटता है, और कोई अधिकारी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करता। क्या ये उत्तम प्रदेश हो जाएगा? और फिर वो अपने अधिकारियों से बात करता है आईटीबीपी के से। उनका कमांडेंट या उससे ऊपर का जो भी अधिकारी था, वो 50 कमांडो लेकर के आकर के कानपुर का कमिश्नर का दफ्तर में आता है, घेरता है, तब जाकर के उसकी कोई एफआईआर वगैरह लिखी जाती है। तो वो तो अपने अधिकारियों को ले आया। एक आम जनता किसको लाएगी? अगर आम जनता सड़कों पे आती है तो लाठी बाजती है, उन पर और मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। जिस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, और जो पीड़ित है उन्हीं को मुकदमों में फंसा करके जेल भेज देते हैं। ये है योगी सरकार का कानून। आपने देखा कितनी टंकियां, पानी की टंकियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ करके गिर गई। किसी एक अधिकारी को आपने जेल जाते देखा क्या? कितने पेपर लीक हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई एक अधिकारी जेल जाते हुए देखा क्या? अगर एक पेपर लीक हुआ है तो उस विभाग का मंत्री, उसका प्रमुख सचिव और सचिव, इनको आप जेल भेज दीजिए, अगला पेपर हिंदुस्तान में कहीं भी लीक नहीं हो सकता। 27 में चुनाव है, किसान गाजियाबाद में बैठे हैं, मात्र 6 महीने बचे हैं। अगर और आप लोग दशकों से आंदोलन कर रहे हैं अपने मुआवजे के लिए, और सरकार हर बार आप लोगों को मना ले रही है। इस बार अगर आप लोगों की मांगें नहीं सुनी जाएगी तो क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए, गलती तो हम ही लोग करते हैं, मैं दूसरों को दोष नहीं देता। गलती हम ही लोग करते हैं। हम लोग चुनाव के समय भाई भतीजावाद में बह जाते हैं, जातिवाद में बह जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं आपसे हमारी अच्छी दोस्ती है, आप चुनाव में खड़े हैं, हमने आपको वोट दे दिया। हम ये देखते ही नहीं कि आपकी जिस पार्टी से आप हैं उस पार्टी में आपकी कुत्ते जितनी भी हैसियत नहीं है, तो आप हमारी क्या मदद करेंगे? ये भी तो हमको देखना चाहिए। आज आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी में 240 सांसद हैं। क्या एक सांसद को आपने डीजल पेट्रोल पर बोलते हुए देखा? क्या आपने एक सांसद को महंगाई पे बोलते हुए देखा? क्या आपने एक सांसद को नीट के पेपर पर बोलते हुए देखा? क्या आपने एक सांसद को महिलाओं के अपमान पर देखा? कहीं बोलते हुए देखा क्या? किसान के मुद्दे पर देखा क्या? बाहर ही नहीं, संसद के अंदर भी कोई सवाल नहीं किया उन लोगों ने। तो क्या करें ऐसे लोगों का? आपने देखा है, मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, राघव चड्ढा हैं, कितना बोलता था कि समोसा सस्ता कराना है, मुझे चाय एयरपोर्ट पे सस्ती करानी है, मुझे जो ये नेट है इसमें लूट हो रही है, टेलीकॉम कंपनियां लूट रही हैं, इस पर कितना बोलता था। और आज देश के 22-23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया इस नीट की परीक्षा में। क्या एक शब्द उसके मुंह से निकला? इसे कहते हैं गुलामी। ये है गुलामी। और अगर आप बोल नहीं सकते तो आप मुर्दे हैं, जिंदा तो आप है ही नहीं। और यही मेरे अंदर आती है। देखिए, अगर इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ लब खोलेगा कौन? अगर ये ताऊ नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन?
एक आखिरी सवाल, किसानों की बात कर रहे थे हम, किसानों पे बहुत सारी बात हो गई, लेकिन योगी सरकार में माफिया तो खत्म हो गया है, इस बात को तो आप मानोगे? आप मानते हैं? अब सरकार कह रही है, हम आपसे मैं नहीं कह रहा, आप मानते हैं क्या? आप तो पत्रकार हैं। कल का ऑर्डर है या परसों का हाई कोर्ट का? कल का ऑर्डर है या परसों का उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का? सारे माफियाओं के कुछ के तो नाम ले लेकर के हाई कोर्ट ने कहा है कि इनके, बताइए इनके लाइसेंस कितने हैं, इन सब की जिलेवार 75 के 75 जिले के इन माफिया अपराधियों की लिस्ट बना करके इनके पास कितने हथियार हैं वो मुझे दीजिए। अगर देश में, प्रदेश में माफिया ही नहीं है तो फिर हाई कोर्ट किसकी लिस्ट मांग रहा है? यहाँ आप आकर के फेल हो जाओगे। ये ताऊ है, ताऊ हमेशा अपडेट रहता है, इसीलिए पत्रकार घबराता है सवाल करते हुए। ठाकुरवाद चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। अगर नहीं ठाकुरवाद है तो आप बताइए, यहाँ पे सेंगर के घर पे बुलडोजर चला क्या? उन्नाव कांड में, हाथरस कांड में दलित की बेटी के साथ दुराचार करके उसकी हत्या कर दी, और रात में 2 बजे हिंदू धर्म में दिन छिपने के बाद किसी की अंत्येष्टि नहीं की जाती, और ये तो हिंदुओं को, अपने को हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं। मिट्टी का तेल डाल करके उसको जला दिया गया रात को सरकार के द्वारा। इसे आप हिंदुओं की सरकार हो गई, किसी के घर पे बुलडोजर चला क्या? आपने अंकिता भंडारी केस उत्तराखंड का देखा, बुलडोजर चला क्या? आपने बनारस में आईटी सेल के बच्चों ने उसके साथ दुराचार किया, वहाँ जो वो है विश्वविद्यालय, और फिर 2 महीने तक राजस्थान वगैरह में वो प्रचार करते रहे, और फिर वो पकड़े गए, और जब जेल से छूट के आए तो यही बीजेपी की सरकार उन्हें फूल मालाओं से लाद करके उनका सत्कार कर रही है। ये है बुलंदशहर के अंदर इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की गई और उसके हत्यारे को फूल मालाओं से लादा गया और बीजेपी ज्वाइन कराई गई। क्या ये, क्या कहोगे आप? प्रयागराज में कितना बेहतर कुंभ लगा, किस तरह से सावन यात्रा में अब जो है हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं, क्या आपको ये नहीं दिखाई देता? बिल्कुल देता है, ये सरकार के काम है। प्रयागराज में कुंभ लगा, कितने लोग मरे, जिम्मेवार कौन? एक अधिकारी की भी जिम्मेवारी तय करी गई? बताइए आप, एक अधिकारी भी नौकरी से बर्खास्त हुआ क्या? एक। और कितने बताए? 17 घंटे लग गए 17 आदमियों की डेथ बताने में इस सरकार को, जो हर 5 मिनट में बता रही थी कि इतने लाख लोगों ने स्नान कर लिया, आज इतनों ने कर लिया, इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। 17 लोगों की डेड बॉडी गिनने में उसे 17 घंटे लग गए। जब देश का प्रधानमंत्री दिल्ली से बोलता है, उसके बाद 17 घंटे के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि इतने लोग मर गए। 950 के करीब लोग आज भी मिस हैं। कहाँ हैं वो? ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, गंगा में बह गए। मिसिंग का कुछ तो जानकारी दोगे, जिनकी रिपोर्ट दर्ज है? आज तक कोई पता नहीं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे हरिंदर ताऊ, और हम किसानों के मुद्दे पे बात करने आए थे, लेकिन जल्दी इनसे मुलाकात नहीं होती तो कुछ मुद्दों पर और बात की। और 27 में चुनाव होना है और अब 6 महीने बाकी है। ऐसे में फिर से किसान और सरकार आमने सामने है अपने मुआवजे को लेके, ज़मीन अधिग्रहण को लेकर। और जिस प्रकार से ताऊ बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो उनके कारण किसानों का जो मुआवजा है सही रूप से वो उनको नहीं मिल पाता है। तो इस बातचीत पे आपकी क्या सोच है? आप क्या सोचते हैं किसानों को लेकर? उनका आखिर उनका हल क्यों नहीं हो रहा है? आपकी क्या राय है? आप हमें ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं रंजय कुमार। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।